हेलो स्टूडेंट्स, मैं मनीष आपका फिजिक्स टीचर। और आज हम देखेंगे जेईई मेंस में सर्कुलर मोशन और प्रोजेक्टाइल मोशन से रिलेटेड जो हमने पिछली बार क्वेश्चन देखे थे उसे ही आज हम कंक्लूड करेंगे। पिछले पार्ट में हमने मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन देखे थे जो 2 डायमेंशनल मोशन और रिलेटिव मोशन को दिखाता है, जो कि इस चीज़ का बेसिक है। और आज हम प्रोजेक्टाइल यानी कि हाफ सर्कुलर और फुल सर्कुलर मोशन के लिए देखेंगे कुछ क्वेश्चंस जो कि पिछले 2-3 सालों में जेईई मेंस में मोस्टली पूछे गए हैं। तो शुरू करते हैं कि जो पहला क्वेश्चन है यहाँ पर वो क्या दिया है। ये पहला क्वेश्चन यहाँ पर है कि अ स्मूथ सर्कुलर ग्रूव हैज़ अ स्मूथ वर्टिकल वॉल एज शोन इन द फिगर। खैर यहाँ पर फिगर नहीं है, हम एक बना लेते हैं। तो यहाँ पर क्या बोला है उन्होंने कि एक स्मूथ वॉल है, ठीक। हम ग्रूव के बदले यहाँ पर एक लैडर बना लेते हैं। एक ही बात है कि ये लैडर जो है यहाँ पर, और ये स्मूथ वॉल है, और यहाँ पर जो ये स्मूथ सर्कुलर ग्रूव है ये इस वॉल पर बना हुआ है। अ ब्लॉक ऑफ मास m मूव्स अगेंस्ट द वॉल with a speed v, which of the following curve represent the correct relation on the block by the wall। तो इसका मतलब यहाँ पर वो टेंशन की बात कर रहे हैं। हम थोड़ा सा इस एग्जांपल को चेंज करके ऐसे बना सकते हैं कि जो यहाँ पे सर्कुलर ग्रूव है ये इस तरीके का है, ठीक, स्मूथ सर्कुलर ग्रूव ऑन अ वॉल, ठीक है। यहाँ पर एक मास इसके ऊपर हम ऐड करेंगे, ठीक। तो ये जो है ये नीचे की तरफ मूव करेगा। अगर मैं इसे एक स्ट्रिंग से अटैच करूँ यहाँ पर, ठीक, और मास जो है उसका पोजीशन यहाँ पर ले आऊँ, तो क्या होगा कि ये मास यहाँ से टकराएगा और ये यहाँ से वापस से ऑसिलेट करेगा, मतलब अपने मिनिमम पोजीशन से मैक्सिमम पोजीशन की तरफ मूव करेगा और फिर मैक्सिमम पोजीशन से अपने मीन पोजीशन पर आ जाएगा। यहाँ पर वो चाहते हैं इस n और v के रेशियो को। ये n और v का रेशियो क्या हो सकता है? यहाँ पे जो n है ये हमें नॉर्मल रिएक्शन फोर्स को दिखा रहा है और जहाँ पर v है वो उसके वेलोसिटी को दिखा रहा है। क्योंकि हम यहाँ पर एक सर्कुलर मोशन की बात कर रहे हैं तो नॉर्मल रिएक्शन फोर्स जो है वो सेंट्रीपिटल फोर्स का ही एक पार्ट होता है। जैसे मैंने समझाया था जो हमने थ्योरी वाले वीडियो कवर किए थे वहाँ पर, कि जब कोई भी मेरी गो राउंड के किनारे पर जाकर खड़ा हो जाए और वो मेरी गो राउंड सर्कुलर मोशन में घूम रहा है और अपनी आंखें बंद कर लेने के बाद ऐसा लगेगा कि जो मोशन चेंज हो रहा है उस मेरी गो राउंड का वो स्टेशनरी है, ऐसा बस महसूस होता है। स्टेशनरी इसीलिए महसूस होता है क्योंकि जितना अमाउंट ऑफ फोर्स टुवर्ड्स द सेंटर होता है उतना ही अमाउंट ऑफ फोर्स अवे फ्रॉम द सेंटर होता है। इसे हम कहते हैं नॉर्मल रिएक्शन फोर्स जो अवे फ्रॉम द सेंटर है। और वो किस चीज़ को बैलेंस कर रहा है? यहाँ पर सेंट्रीपिटल फोर्स को बैलेंस कर रहा है। ये ठीक न्यूटन के तीसरे लॉ ऑफ मोशन की तरह है जो हम अपने अगले पार्ट में और भी डिटेल में समझेंगे। यहाँ पर हम डायरेक्ट रिलेशन देख सकते हैं उस चीज़ का कि हमें पता है कि जो नॉर्मल रिएक्शन फोर्स है यहाँ पर वो F सेंट्रीपिटल फोर्स के बराबर है और F सेंट्रीपिटल फोर्स जो होता है वो होता है mv² डिवाइड बाई r। क्योंकि यहाँ पर हमें रिलेशन सिर्फ n और v के बारे में पूछा है तो यहाँ पे fp के बदले हम n यूज़ कर सकते हैं और n इज इक्वल्स टू mv² बाई r हो जाएगा और n इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू v²। ये हमारा रिलेशन है नॉर्मल रिएक्शन फोर्स और वेलोसिटी के बीच में, कि नॉर्मल रिएक्शन फोर्स जो है वो वेलोसिटी के स्क्वायर के साथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। इसका मतलब ये होगा कि इसका ग्राफ जो है वो ये बनेगा। ये क्यों बनेगा? क्योंकि यहाँ पे स्क्वायर है। जब हम 1 का स्क्वायर देखेंगे तो ये 1 ही होगा, इसीलिए स्टार्टिंग में जो लाइन है वो एकदम लीनियर है। उसके बाद 2 का स्क्वायर 4 हो जाता है, इसका मतलब ये थोड़ा सा बढ़ जाएगा। उसके बाद 3 का स्क्वायर 9 हो जाता है तो ये और भी बढ़ेगा। उसके बाद 4 का स्क्वायर 16 है तो ये और भी बढ़ेगा, ठीक। इसका मतलब कि नॉर्मल रिएक्शन फोर्स को हम बहुत ज़्यादा कम करेंगे तो बहुत ज़्यादा कम होने की वजह से जो हमारा वेलोसिटी है वो स्क्वायर्स के रेट में बढ़ेगा। अगर नॉर्मल रिएक्शन फोर्स 2 है तो वेलोसिटी 4 हो जाएगा। तो ऐसा ही हम इसे कंक्लूड करेंगे कि यहाँ पर जो ए वाला ग्राफ है जो कि धीरे धीरे नॉर्मल रिएक्शन फोर्स से इन्फिनिटी पर जाकर पैरेलल हो जाएगा, जो कि ये ए वाला ग्राफ है, ये हमारा करेक्ट रिलेशन दिखाएगा इस नॉर्मल रिएक्शन फोर्स
n और स्पीड ऑफ द ब्लॉक v के बीच में। ठीक, तो ये बहुत ही आसान सा सवाल है, बस आपको अपने बेसिक्स यूज़ करने हैं यहाँ पर और सवाल बहुत आसानी से हो जाएगा। यहाँ पर अगला क्वेश्चन क्या दिया है? अगला क्वेश्चन है कि अ शेल इज फायर्ड फ्रॉम अ फिक्स्ड आर्टिलरी गन with an initial speed u such that it hits the target on the ground at a distance r from it. If t1 and t2 are the values of time taken by it to hit the target in two possible ways, the product of t1 and t2. तो यहाँ पे हमें थीटा दिया नहीं है, हम मान लेते हैं कि दो डिफरेंट थीटाज हो सकते हैं। कि सपोज पहला चीज़ ये है कि एक केस तो ये हो सकता है और दूसरा केस हो सकता है ये θ1 वाला। तो इसे हम लिखेंगे कैसे कि जो r होगा, r किसे कहते हैं हम? r क्या होता है प्रोजेक्टाइल मोशन में? रेंज। तो जो रेंज है r इज सेम फॉर एक तो थीटा और दूसरा 90 माइनस थीटा। अब हमें पता है t का जो वैल्यू होता है वो होता है 2u साइन थीटा डिवाइड बाई जी। तो t1 के लिए ये हो जाएगा और t2 के लिए हो जाएगा 2u साइन 90 माइनस थीटा डिवाइड बाई जी। ये दो चीज़ें हैं हमारे पास। इसे चेंज करके अगर हम लिखते हैं तो t2 क्या हो जाएगा? 2u कॉस थीटा बाई जी। 90 माइनस थीटा इसका मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट, और फर्स्ट क्वाड्रेंट में साइन और कॉस दोनों पॉजिटिव होते हैं, तो साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा हो जाएगा डायरेक्टली। अब हमें यहाँ पे प्रोडक्ट पूछा है तो t1 मल्टीप्लाई बाई t2। तो यहाँ पे मेन लॉजिक क्या है कि जो यहाँ पे रेंज है वो थीटा और 90 माइनस थीटा के लिए एक जैसा होगा, क्योंकि वेलोसिटी में तो कोई चेंज नहीं हो रहा है, वो हमेशा एक जैसा है। तो अगर हम इसे मल्टीप्लाई करें 2u साइन थीटा डिवाइड बाई जी और 2u कॉस थीटा डिवाइड बाई जी को, तो ये क्या हो जाएगा? साइन थीटा और कॉस थीटा मिलाकर 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा हमें ये देगा। हम इसको ऐसे लिख लेते हैं, ये हो जाएगा 2 टू द 4, मैं लिखूँगा 2u स्क्वायर साइन थीटा इंटू कॉस थीटा मल्टीप्लाई बाई 2 डिवाइड बाई जी इंटू जी हो जाएगा जी का स्क्वायर। इसका मतलब ये अब चेंज होकर हो जाएगा साइन थीटा इंटू कॉस थीटा इंटू 2। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में ये किस चीज़ का फॉर्मूला होता है? साइन 2 थीटा इज इक्वल्स टू 2 इंटू साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। इसका मतलब 2 इंटू साइन थीटा इंटू कॉस थीटा के लिए हम साइन 2 थीटा यूज़ कर सकते हैं। तो इस चीज़ के लिए हम साइन 2 थीटा यूज़ करेंगे और ये हो जाएगा 2u स्क्वायर साइन 2 थीटा डिवाइड बाई जी का स्क्वायर। ठीक, अब यहाँ पर क्या होगा? हमें रेंज का फॉर्मूला पता है। रेंज क्या होता है? रेंज होता है u स्क्वायर साइन 2 थीटा डिवाइड बाई जी। ये हमारा रेंज है। हम इस इक्वेशन को अलग अलग कर सकते हैं। अगर हम इस इक्वेशन को अलग अलग करेंगे तो ये चेंज होकर हो जाएगा कि मैं 2 अलग कर लेता हूँ डिवाइड बाई जी अलग कर लेता हूँ और ये हो जाएगा u स्क्वायर साइन 2 थीटा डिवाइड बाई जी। और ये जो टर्म है ये हमारा r हो जाएगा और ये रिलेशन है 2r डिवाइड बाई जी का। इसका मतलब t1 इंटू t2 जो है वो 2r डिवाइड बाई जी के बराबर है और 2r डिवाइड बाई जी हमारा डी वाला ऑप्शन है। तो बहुत ही बेसिक सा सवाल है। तो जेईई मेंस में आजकल यही ट्रेंड है कि ऐसे ही टाइप के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं जहाँ पर आपको न्यूमेरिकल वैल्यूज़ नहीं दिया जाएगा और डेराइव करने के लिए कहेंगे रिलेशन, अब वो ग्राफ का हो या फिर ऐसा कोई रिलेशन हो। ठीक तो इंटरेस्टिंग सा सवाल था। अब हम अगला सवाल देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि अगला सवाल यहाँ पर दिया है कि एक प्लेन है, इंक्लाइंड प्लेन, जैसे कि आप देख रहे हैं इस फोटो में, एट एन एंगल अल्फा 30 डिग्री with respect to the horizontal, a particle is projected with a speed u is equals to 2 meters per second from the base at which the particle hits the plane is close to।
हमें यहाँ पे s निकालने के लिए बोल रहे हैं ये। तो यहाँ पे रेंज सीधा तो नहीं आ सकता क्योंकि ये फ़िलहाल पहले से ही इंक्लाइंड है। हम इसे ऐसे भी कंसीडर कर सकते हैं, वैसे अगर हम रेंज कंसीडर करके u स्क्वायर साइन 2 थीटा डिवाइड बाई जी रखें तो भी इसका वैल्यू आ सकता है, लेकिन क्योंकि ये इंक्लाइंड प्लेन है तो यहाँ पर g डायरेक्टली नहीं लग सकता है, g का कंपोनेंट लगाना पड़ेगा। तो अगर हम कंपोनेंट कंसीडर करें तो क्या होगा, ये जो हमारा चीज़ है, सपोज नीचे की तरफ हमारा g है, अगर नीचे की तरफ हमारा g है, नीचे की तरफ अगर g हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, एक कंपोनेंट ये हो जाएगा इस तरफ और एक कंपोनेंट हो जाएगा ऊपर की तरफ। तो अगर मैं ऊपर की तरफ वाला कंपोनेंट लेता हूँ और एक इस तरफ वाला कंपोनेंट लेता हूँ तो एक हो जाएगा g cos अल्फ़ा और एक हो जाएगा g sin अल्फ़ा। तो g cos अल्फ़ा और g sin अल्फ़ा के लिए हमें कुछ कंपोनेंट्स मिल जाएंगे। इसके बाद हम यहाँ पर लगा सकते हैं कि अगर t का वैल्यू निकालूँ तो t क्या होता है, 2u साइन थीटा डिवाइड बाई जी, ये कॉस अल्फ़ा के बराबर होगा, ये t का वैल्यू है। अब हमें क्या पता है कि s इज इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर होता है। यहाँ पर a जो है वो g के बराबर है और g जो है वो माइनस में है क्योंकि वो ऊपर से नीचे की तरफ आ रहा है। अगर वो माइनस में है तो ये हो जाएगा s इज इक्वल्स टू यू टी प्लस नहीं सॉरी माइनस हाफ जी टी का स्क्वायर। और यहाँ पर g डायरेक्टली आएगा नहीं, यहाँ पर u जो है वो u हो जाएगा u cos थीटा और g हो जाएगा g sin अल्फ़ा। तो यहाँ पे हो जाएगा s इज इक्वल्स टू u का वैल्यू है 2 cos 15 डिग्री 15 डिग्री मल्टीप्लाई बाई t और ये हो जाएगा माइनस हाफ मल्टीप्लाई बाई g साइन 30 डिग्री इंटू t का वैल्यू। अब यहाँ पर हम इसे पहले कर लेते हैं कि 2 इज इक्वल्स टू कॉस 15 डिग्री मल्टीप्लाई बाई टी माइनस हाफ इंटू जी, साइन 30 हाफ होता है तो मल्टीप्लाई बाई हाफ और ये t हो जाएगा। इसका मतलब s इज इक्वल्स टू 2 कॉस 15 डिग्री और t का वैल्यू है हमारा 2u साइन थीटा डिवाइड बाई g cos अल्फ़ा। ठीक, तो g cos अल्फ़ा माइनस अल्फ़ा का वैल्यू यहाँ पे थीटा है और थीटा 15 हो जाएगा। चलिए ठीक है, ये हो जाएगा हाफ, ये हो जाएगा g हाफ नहीं सॉरी ये हो जाएगा 1/4 इंटू जी और यहाँ पर t का जो वैल्यू है ये हो जाएगा 2u साइन थीटा डिवाइड बाई g cos अल्फ़ा। इसके बाद हम क्या कर सकते हैं, g का वैल्यू चेंज करके g साइन अल्फ़ा लिख सकते हैं और क्योंकि यहाँ पर ये साइन थीटा लिखा हुआ है सॉरी जी साइन अल्फ़ा कह रहा हूँ मैं, जी साइन थीटा, तो यहाँ पर g का वैल्यू जो है वो जी साइन थीटा हो जाएगा 15 डिग्री और यहाँ पर भी जी साइन थीटा दिया हुआ है। इसको हम चेंज कर लेते हैं थोड़ा सा कि ये अब चेंज होकर हो जाएगा ऐसा कि इतना लिख लें पहले। इसके बाद हम इसे चेंज करेंगे कि जो s है वो हो जाएगा 2 cos 15 डिग्री इंटू 2u साइन 15 डिग्री डिवाइड बाई g cos 30 डिग्री। ठीक, और ये भी हो जाएगा माइनस 1/4 g cos 15 डिग्री इंटू 2u साइन 15 डिग्री डिवाइड बाई g cos 30 डिग्री। ठीक है, ये g और ये g चला जाएगा और यहाँ पर चेंज होकर हो जाएगा कि s इज इक्वल्स टू 2 cos इंटू साइन, ये वैसे ही साइन 2 थीटा का वैल्यू हो जाएगा, तो हो जाएगा 2 इंटू सॉरी साइन 2 थीटा, तो इसे और साइन 15 इसको मिलाकर ये हो जाएगा 2u इंटू साइन 2 इंटू 15 ना, तो 2 इंटू 15 मतलब 30 डिग्री डिवाइड बाई g और cos 30 डिग्री माइनस 1/4 और ये भी वैसे ही चेंज होकर हो जाएगा 2 इंटू यू, तो ये हो जाएगा u साइन 30 डिग्री डिवाइड बाई
कॉस 30 डिग्री, साइन बाई कॉस tan होता है। तो S इज इक्वल्स टू 2u tan 30 डिग्री डिवाइड बाई G माइनस 1/4, u का मतलब 2, तो 2 साइन टू साइन कह रहा हूँ, साइन बाई कॉस tan 30 डिग्री। ठीक, tan 30 कितना होता है 0.5 और ये हो जाएगा 1/√3। तो हम इसे चेंज कर लेंगे। अब ये है S इज इक्वल्स टू 2 to the 4 इंटू 1/√3 मल्टीप्लाई बाई 10 माइनस 1/4 इंटू 2 इंटू 1/√3। तो ये हो जाएगा S इज इक्वल्स टू 4 डिवाइड बाई 10√3 माइनस 1/1 नहीं माइनस 2 डिवाइड बाई 4√3 माइनस 1 डिवाइड बाई 4√3 2 डिवाइड बाई 4√3। अगर मैं इसे काटूँ तो ये 2 और ये 5 हो जाएगा और ये S और ये चेंज होकर हो जाएगा अब कि S इज इक्वल्स टू, ये चेंज होकर हो जाएगा S इज इक्वल्स टू 2 डिवाइड बाई 5√3 माइनस 2 डिवाइड बाई 4√3 अप्रॉक्सीमेटली 2 डिवाइड बाई S 5√3 माइनस 2 डिवाइड बाई 4√3। इसे निकाल लेने पर इसका एग्जैक्ट वैल्यू कुछ मीटर्स में आएगा जो कि अप्रॉक्सीमेटली 0.2 मीटर्स के आसपास होगा और 0.2 यानी 20 सेंटीमीटर हो जाएगा। तो इसका वैल्यू यहाँ पर जो पहला वाला पार्ट है 20 सेंटीमीटर वो है। ठीक, तो यहाँ पर भी सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट क्या है इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए बस ये कंपोनेंट बनाना और इस t का वैल्यू डिसाइड कर लेना कि t का वैल्यू क्या हो सकता है और उसे ही हम s इज इक्वल्स टू ut प्लस हाफ ए टी स्क्वायर में लगा देंगे। बस बहुत ही बेसिक सा सवाल है, बस बेसिक स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा इसके लिए। तो इसके लिए जो थ्योरी वाली वीडियोज़ हैं वो पहले ठीक तरीके से देखकर नोट समझ लें डेरिवेशंस, उसके बाद ये बहुत ही आसान है। ठीक, अगला क्वेश्चन देखते हैं हम अब। तो या तो जेईई मेंस में क्वेश्चन अगर आते हैं न्यूमेरिकल वैल्यूज़ वाले तो बहुत ही लेंदी क्वेश्चन होते हैं, नहीं अगर न्यूमेरिकल वैल्यूज़ वाले क्वेश्चन अगर नहीं आ रहे हैं इसका मतलब ये है कि वो रिलेशन वाले वैल्यूज़ देंगे, मतलब या तो डेरिवेशन जैसा ढूंढने के लिए या तो ग्राफ्स के लिए। जैसे यहाँ पर बोला है कि दो फोर्सेस है P और Q, मैग्नीट्यूड है उसका 2F और 3F respectively are at an angle of theta with other. If the force Q is double then the resultant also gets double, then the angle theta is. Resultant का फॉर्मूला क्या है? R is equals to a square plus b square plus 2 into a into b cos थीटा, और हमें यही थीटा ढूंढना है। हमें पहले बोला है कि एक 2f है और बाद में बोला ये है कि अब ये 3f है, तो मतलब p, तो हम यहाँ पे मान लेते हैं p की p और q के बदले कि ये a का वैल्यू है और ये b का वैल्यू है और बाद में b को डबल कर दिया है, डबल मतलब 6 हो गया है वो। तो पहले कंडीशन के लिए यहाँ पे लिख लेते हैं फॉर फर्स्ट केस, पहले केस के लिए जो हमारा r हो जाएगा वो हो जाएगा 2f का स्क्वायर प्लस 3f का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 2f इंटू 3f इंटू कॉस थीटा, और ये चेंज होकर हो जाएगा देयरफॉर r इज इक्वल्स टू 4f स्क्वायर प्लस 9f स्क्वायर प्लस 3 टू ज़ा 6, 6 टू ज़ा 12f स्क्वायर इंटू कॉस थीटा। ये हमारा पहला चीज़ है, ये पहले केस के लिए है। और हम यहाँ पर अब लिख सकते हैं डबल होने के बाद वैल्यू, मतलब फॉर सेकेंड केस। और सेकेंड केस के लिए क्या हो जाएगा वैल्यू कि r इज इक्वल्स टू 2f का स्क्वायर प्लस, अब ये 3 जो है b का वैल्यू या फिर जो q का वैल्यू था अब वो 6 हो चुका है, तो 6f का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 2f इंटू 6f इंटू कॉस थीटा। अभी हो जाएगा r इज इक्वल्स टू 4f स्क्वायर प्लस 6 6 ज़ा 36f स्क्वायर प्लस 6 टू ज़ा 12, 12 टू ज़ा 24f स्क्वायर इंटू कॉस थीटा। अब 4f स्क्वायर और 36f स्क्वायर कितना हो जाएगा 40f स्क्वायर प्लस 24f स्क्वायर इंटू
कॉस थीटा। अब रिजल्टेंट का वैल्यू तो है नहीं हमारे पास, हम रिजल्टेंट का वैल्यू यहाँ से ले सकते हैं कि इफ़ टू फोर्सेस तो हमें एंगल ढूंढना है, इसे इक्वेट करना पड़ेगा। किसके साथ इक्वेट करेंगे हम इसे इसके साथ इक्वेट कर सकते हैं। 9 और 4 13f हो जाएगा और ये 12f है, इसके साथ प्लस माइनस करके वैल्यूज़ आ जानी चाहिए। तो हम दोनों को इक्वेट अगर करेंगे तो दोनों के लिए इक्वेशन क्या हो जाएगा, ये पहला इक्वेशन और ये दूसरा इक्वेशन, दोनों को इक्वेट करने पर हो जाएगा 4 + 9 13f स्क्वायर प्लस 12f स्क्वायर कॉस थीटा इज इक्वल्स टू 40f स्क्वायर प्लस 24f स्क्वायर इंटू कॉस थीटा। ठीक, कॉस थीटा और कॉस थीटा ये इस तरफ चला जाएगा, ये इस तरफ आ जाएगा। तो 13f स्क्वायर माइनस 40f स्क्वायर इज इक्वल्स टू 24f स्क्वायर कॉस थीटा माइनस 12f स्क्वायर कॉस थीटा। यहाँ पे इसे इक्वेट करने हमने क्यों किया है, क्योंकि क्वेश्चन के हिसाब से दोनों ही केसेस के लिए रिजल्टेंट एक जैसे ही हैं। तो ऐसा कौन सा थीटा हो सकता है जब दूसरा वाला फोर्स बढ़ाने पर भी एंगल चेंज नहीं हो रहा है और रिजल्टेंट एक जैसा ही आ रहा है। इसी वजह से हमने इसे इक्वेट किया। 13 में से 40 जाएगा तो हमें कितना मिलेगा, -27। तो -27f स्क्वायर इज इक्वल्स टू, अब 24f स्क्वायर कॉस थीटा में से 12 जाएगा तो 12f स्क्वायर कॉस थीटा हो जाएगा ऑलमोस्ट, और ये हो जाएगा। अब हम इसे डिवाइड कर सकते हैं, f स्क्वायर कट जाएगा और यहाँ पे जो कॉस थीटा है ये हो जाएगा -27 डिवाइड बाई 12। -27 डिवाइड बाई 12 के लिए यहाँ पे जो वैल्यू है वो क्या आने वाली है, 12, और ये अप्रॉक्सीमेटली अगर 24 होता तो ये एग्जैक्टली 2 का वैल्यू है, लेकिन ये 2 से थोड़ा सा ज़्यादा आ रहा है। तो कॉस -27 डिवाइड बाई 12, 4 2 to the 4, 3 3 the 9, 3 to the 6, 6 to the 12, और 2 का 4, 6 6 the 36, 6 to the 12, 12 to the 24, ये 40 और ये 24, 40 f 4 13 12, 24 12 और 40 में 3 गया तो 27। तो इस हिसाब से कॉस थीटा का वैल्यू क्या होना चाहिए, अप्रॉक्सीमेटली -2 के आसपास आएगा, और थीटा इज इक्वल्स टू कॉस इनवर्स ऑफ -2 हो जाएगा। कॉस इनवर्स ऑफ -2, कॉस इनवर्स ऑफ -2। तो अगर इसका वैल्यू हम बढ़ाते हैं, एक्चुअली इसे उल्टा करना पड़ेगा, सॉरी, r इज इक्वल्स टू a² + b² + 2 इंटू a इंटू बी कॉस थीटा। केस 1 में ये 2 था और 3 था, और ये 2 इंटू a इंटू b इंटू कॉस थीटा हो गया। तो 3 to the 6 to the 12 ये ठीक है, और 3 3 the 9, 2 to the 4, 9 + 4 13, और ये f इंटू f स्क्वायर। वैसे ही इक्वेट अगर हमने किया इसे तो ये 40f स्क्वायर हो जाएगा मल्टीप्लाई बाय प्लस 24f स्क्वायर इंटू कॉस थीटा। इस हिसाब से इफ़ द फोर्स q इज़ डबल देन द रिजल्टेंट ऑल्सो गेट्स डबल। सॉरी, तो यहाँ पर एक चीज़ मिस हो गई थी, यहाँ पर हमें ऐड करना पड़ेगा, ये 2r के बराबर हो जाएगा। अगर ये 2r के बराबर हो जाता है इसका मतलब ये 12 के बदले ये हो जाएगा 24f स्क्वायर इंटू कॉस थीटा, 12 to the 24 और 13 to the 26, 26f स्क्वायर -40, ये हो जाएगा 14, 14f स्क्वायर इज इक्वल्स टू 24f स्क्वायर इंटू कॉस थीटा, 24f स्क्वायर इंटू कॉस थीटा। रिजल्टेंट ऑल्सो गेट्स डबल। 9 9 18 और 4 4 8, 18 और 4 26। इस हिसाब से ये चेंज होकर हो जाएगा कॉस इनवर्स ऑफ -1 डिवाइड बाई 2।
और थीटा कॉस इनवर्स -1/2 कब होता है? जब वो 120 डिग्रीज पर हो। तो ये कॉस 120 का वैल्यू है -1/2। इसका मतलब कि जब रिजल्टेंट डबल हुआ किस वजह से? जब हमने Q को डबल किया तब रिजल्टेंट हमारा डबल हो गया। उसकी वजह से वैल्यू अब जो थीटा है वो चेंज होकर हो जाएगी 120, और जो R का वैल्यू था वो हमने पहले वाला यूज़ कर लिया है, जो कि 13f² + 12f² डॉट कॉस थीटा के बराबर है। तो ये जो क्वेश्चन है ये 2 डायमेंशनल मोशन का एग्जैक्ट एप्लीकेशन है, जो हमने पैरेललोग्राम प्रिंसिपल को प्रूव किया था कि R = √a² + b² वाला वैल्यू, ठीक है। तो आप उसको उस हिसाब से भी कर सकते हैं, इसका द होल रूट करेंगे तो भी आ जाएगा, ठीक है। वैसे ये R² का वैल्यू है तो 2 × R², तो इसका अगर हम रूट करते हैं तो भी हो जाएगा इससे। तो इस वजह से कॉस थीटा जो है उसे मैंने उल्टा किया है, ठीक। तो यहाँ पर आप एक बार रूट लगा कर भी ट्राई कर सकते हैं। तो थीटा यहाँ पर 120 डिग्रीज आ जाएगा, ठीक। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं हम। ये क्वेश्चन कुछ लेंदी हो सकते हैं, ज़्यादातर क्वेश्चन तो आसान से ही होते हैं। यहाँ पर क्या दिया है देख लीजिए कि एक स्टोन है टाइड टू अ स्प्रिंग ऑफ अ लेंथ L इज वेल्ड इन अ वर्टिकल सर्कल, मतलब गोल गोल घुमा रहे हैं इसे वर्टिकल सर्कल में, ऐसे ऐसे। विद द अदर एंड ऑफ द स्प्रिंग एट द सेंटर, इट at a certain instant of time the stone is at its lowest position and has a speed u। तो u जो है वो तो सीधा i के बराबर हो जाएगा, और the magnitude of change in its velocity as it reaches a position where the string horizontal is ये। find the value of x। पर v का वैल्यू क्या हो सकता है? v का वैल्यू हो सकता है √2u² - gl के बराबर, ठीक है। तो नहीं सॉरी 2u² नहीं u² - 2gl के बराबर ये वैल्यू हो जाएगा इसके लिए। तो अगर हम यहाँ पे u के लिए वैल्यू लिखें तो u के लिए सीधा u² हो जाएगा। तो यहाँ पर अगर मैं v - u लिखता हूँ, क्योंकि डिफरेंस बोला है इन्होंने, तो हो जाएगा √u² - 2gl और -u²। तो ये चेंज होकर हो जाएगा, मॉड बोला है तो एक्चुअली ये √-+ इसे हम इस तरीके से लिख सकते हैं उल्टा करके, इनिशियल माइनस फाइनल। तो u - v अगर हम लिखेंगे तो ये हो जाएगा √u² - तो माइनस प्लस माइनस, तो इसे हम उल्टा लिख सकते हैं एक्चुअली कि v = √2gl - u का स्क्वायर। तो v = √2gl - u²। तो ये चेंज होकर हो जाएगा √2gl - 2u²। और अगर मैं इसे ऐसे उल्टा करके लिखूं तो ये हो जाएगा कि u - v = 2u² - 2gl का रूट, और अगर हम इसमें 2 कॉमन लेते हैं तो ये हो जाएगा u² - gl इसका रूट। तो अगर हम कंपेयर करते हैं इसको उससे कि कंपेयरिंग विथ √x u² - gl, तो इस हिसाब से ये चेंज होकर क्या हो जाएगा कि इस हिसाब से x का जो वैल्यू है वो 2 आ जाएगा, ठीक। तो यहाँ पर जो बी वाला ऑप्शन है ये हमारा सही आंसर देगा कि हमारा जो x का वैल्यू है वो 2 आना चाहिए। अगर इसके लिए एक डायग्राम भी बना सकते हैं इसे ठीक तरीके से समझने के लिए कि यहाँ पर एक स्प्रिंग है, ठीक है, और ये अपने सेंटर से टाइड है, और यहाँ पर एक स्टोन है। इस स्प्रिंग की मदद से इसे वर्टिकल सर्कल में गोल गोल घुमा रहे हैं। तो यहाँ का वेलोसिटी और यहाँ के वेलोसिटी में क्या अंतर होगा? यहाँ पर तो बेसिकली ये होता है, जब हमने वर्टिकल सर्कुलर मोशन देखा था एक टेंशन ऑन अ स्ट्रिंग पर पत्थर बांधकर, तो इसमें हमने क्या देखा कि जो अपर मोस्ट पोजीशन है वहाँ पर हमारे वायर में मिनिमम टेंशन होता है, और जब हम वहाँ से नीचे की तरफ आते हैं डिसेलरेट होते हैं ऊपर जाते वक्त, और नीचे आते वक्त एक्सेलरेट होते हैं। तो एक्सेलरेट होने से क्या होगा? हमारी वेलोसिटी बढ़ेगी। और एक्सेलरेट होने का रीज़न क्या है?
क्योंकि ग्रेविटी नीचे की तरफ एक्ट कर रही है। तो जब स्टोन ऊपर से नीचे आ रहा है तो हमारी ऑटोमेटिकली वेलोसिटी बढ़ जाएगी और ऊपर जाते वक्त वो ऑटोमेटिकली कम भी हो जाएगी। ठीक, तो ये बहुत ही बेसिक सा सवाल है। इसे एक चेंज करके हम दूसरे एंगल से भी कर सकते हैं, वही टेंशन वाला फॉर्मूला लगाकर T माइनस एम जी इज इक्वल्स टू सेंट्रीपिटल फोर्स वाला यूज़ करके वहाँ से भी एक बार ट्राई कर सकते हैं। तो आप वो भी लगा सकते हैं उससे भी यही वैल्यू मिलेगा हमें, रूट ऑफ एक्स ऑफ यू स्क्वायर माइनस जी एल के लिए 2 का वैल्यू। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन है कि एक बॉल है जो कि रिलीज्ड फ्रॉम रेस्ट फ्रॉम पॉइंट P ऑफ अ स्मूथ सेमी स्फेरिकल वेसल एज शोन इन द फिगर है नहीं, बना लेते हैं कि फिगर कुछ ऐसा सा था कि यहाँ पर जो A है ये है P और ये है Q, ऐसा यहाँ पर एक अल्फ़ा दिया हुआ है। ये क्या कह रहे हैं कि जो रिलेशन है, रेशियो ऑफ सेंट्रीपिटल फोर्स और नॉर्मल रिएक्शन फोर्स, मतलब सेंट्रीपिटल और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के बीच का रिलेशन एट पॉइंट Q वो है A और उसका एंगुलर पोजीशन एट पॉइंट Q है विथ रिस्पेक्ट टू P, विच ऑफ द फॉलोइंग ग्राफ रिप्रेजेंट द करेक्ट रिलेशन बिटवीन A एंड व्हेन बॉल गोज फ्रॉम Q टू R। ठीक, तो यहाँ पर क्या दिया हुआ है कि एक बॉल है जो कि यहाँ पर ऊपर से नीचे की तरफ फेंकी गई है और एक पॉइंट पर पहुँचने के बाद यहाँ पर ग्राफ हमें बनाना पड़ेगा। चलिए यहाँ पे बिना ऑप्शन देखे ग्राफ बनाते हैं। तो क्या है कि यहाँ पर अगर मैं एक डायग्राम बनाऊँ सबसे पहले, तो ये कुछ ऐसा सा सेमी सर्कल होगा। अपने सेंटर से ये पॉइंट P है, ये Q है और इस हिसाब से ये R तक जाएगा, हम ऐसा कह रहे हैं। अब यहाँ पे क्या है, ये अल्फ़ा है सपोज। तो यहाँ पे कह रहे हैं कि नॉर्मल रिएक्शन फोर्स और सेंट्रीपिटल फोर्स के बीच का जो रिलेशन है वो पॉइंट Q तक A है और एंगुलर डिस्प्लेसमेंट अल्फ़ा है, और उसके बाद जब वो Q से R पर जाएगा तो इसका ग्राफ क्या होगा नॉर्मल रिएक्शन फोर्स के साथ। इसका ग्राफ सीधा सीधा होता है, बताता हूँ क्या। जब हम ऊपर से नीचे की तरफ आएंगे तो जो मास है ना ही उसमें कोई चेंज होगा, ग्रेविटी है ना उसमें कोई चेंज होगा। इसका मतलब बस पोजीशन बदल रहा है यहाँ पर, और रेडियस में भी कोई खास चेंज नहीं हो रहा है। इसका मतलब ऊपर जितना वेलोसिटी था इस पोजीशन पर, वेलोसिटी नीचे भी उतना ही होगा यहाँ से यहाँ पर आते हुए। तो अगर वेलोसिटी में कोई खास चेंज नहीं हो रहा है, इसका मतलब हमारा ग्राफ जो है ये A था और ये अल्फ़ा था, ये सीधा ही रहेगा। ठीक, कि सेंट्रीपिटल और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स जो है वो किस चीज़ पर डिपेंड करते हैं, mv²/r। ना m चेंज हो रहा है, ना r चेंज हो रहा है और ना ही v चेंज हो रहा है, तो उनका रेशियो नहीं बदलने वाला, बस हमारा अल्फ़ा बदलता जाएगा। क्योंकि जब ये Q से R पर आएगा तो एंगल बढ़ेगा धीरे धीरे, और जैसे जैसे एंगल बढ़ेगा वैसे वैसे ये ग्राफ जो है वो स्ट्रेट जाता जाएगा। मतलब A रेशियो पर ये अल्फ़ा ऐसे ही बढ़ेगा जब तक ये पूरी तरीके से नीचे नहीं आ जाता। हाँ, जब वो वापस ऊपर जाएगा उस वक्त रेशियो जो है वो चेंज हो सकता है, क्योंकि वेलोसिटी डिसेलरेट होगी उस वक्त। ठीक, तो इसके लिए ग्राफ जो है ऐसा कुछ बनेगा जो हम स्टैटिक पोजीशन देखेंगे, क्योंकि यहाँ पर रेशियो हमेशा एक जैसा ही है विथ रिस्पेक्ट टू अल्फ़ा, जो वो चेंज होता हुआ नज़र आ रहा है। ठीक, यहाँ पर अब अगला जो क्वेश्चन दिया है ये किस बारे में है। ये जो क्वेश्चन है ये पिछली बार पूछा गया है जेईई मेन में, तो थोड़ा सा ध्यान से, क्योंकि बहुत बार आसान से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं जिससे 4 नंबर आसानी से मिल जाएंगे हमें, तो इस बात का ख्याल रखना है। यहाँ पर क्या है कि एक स्टोन है जिसका मास है m, tied to a string is being whirled in a vertical circle with a uniform speed. The tension in the string is। अब यहाँ पर भी वर्टिकल सर्कल है, टेंशन की बात हो रही है। अभी हम डिस्कस वही कर रहे थे कि जब हम टेंशन की बात करेंगे, तो टेंशन क्या होगा। अगर हमारा सेंटर ये है और हमारा वायर यहाँ पर है और एक वायर यहाँ पर है,
तो ये टेंशन यहाँ पर, ये टेंशन यहाँ पर, जब वो यहाँ पर होगा तो मास नीचे की तरफ एक्ट करेगा, मतलब T जो है वो माइनस एम जी इज इक्वल्स टू एफ सी पी के बराबर होगा। और जब वो यहाँ पर होगा तो ये हो जाएगा T प्लस एम जी इज इक्वल्स टू एफ सी पी। इसका मतलब सीधा सीधा सा बात है, सॉरी ये यहाँ पर प्लस है और यहाँ पर माइनस है, इसका मतलब सीधा सीधा सा बात है कि जब अपर मोस्ट पोजीशन पर वो होगा तो वहाँ पे टेंशन जो है वो एफ सी पी माइनस एम जी होगा अपर मोस्ट के लिए, और लोअर मोस्ट के लिए हो जाएगा एफ सी पी प्लस एम जी। तो ऑब्वियसली ये वाला जो पार्ट है वो ज़्यादा बड़ा होगा विथ रिस्पेक्ट टू ये वाला पार्ट। तो यहाँ पे ऑप्शंस क्या दिए हैं कि द सेम थ्रू आउट द मोशन, मिनिमम एट हाइएस्ट पोजीशन ऑफ द सर्कुलर पाथ, मिनिमम एट द लोएस्ट पोजीशन ऑफ सर्कुलर पाथ, और मिनिमम व्हेन द रोप इज एट द हॉरिजॉन्टल पोजीशन। तो हॉरिजॉन्टल पोजीशन में ना ही ऐसा रहेगा तो कम होगा, ना ही ऐसा रहेगा तो कम होगा, जब वो ऊपर की तरफ होगा तो कम होगा। इसका मतलब द टेंशन इन द वायर एट द अपर मोस्ट पोजीशन ऑफ द सर्कल इज लोअर। इसका मतलब यहाँ पर ऑप्शन बी हमारा सही है कि जो टेंशन है वो कम मिनिमम है एट द हाईएस्ट पोजीशन ऑफ द सर्कुलर पाथ। और ये डायरेक्ट क्वेश्चन है टेक्स्ट बुक से, डायरेक्ट एनसीईआरटी में भी है ये और कुछ स्टेट बोर्ड्स के भी टेक्स्ट बुक में है, और डायरेक्टली 2022 जेईई मेंस में आया है ये। ठीक, तो थ्योरी को बहुत अच्छे से कवर करें तभी न्यूमेरिकल आसानी से हो जाएंगे। ठीक, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं हम कि अगला क्वेश्चन क्या है यहाँ पर, कि अगला क्वेश्चन अब दिया है यहाँ पर कि अ बॉय टाइस अ स्टोन ऑफ मास, बॉय टाइस अ स्टोन ऑफ मास 100 gram to the end of 2 meter long string and whirls it around a horizontal position plane. The string can withstand the maximum tension of 80 Newton if the maximum speed with which the stone can revolve is k revolution per minute. The value of k, assume the string is massless and unstretchable. इसका मतलब हमें यहाँ पे निकालना क्या है, इफ द मैक्सिमम स्पीड, ओके मैक्सिमम वेलोसिटी दिया हुआ है, यहाँ पर हमें वैल्यू ऑफ के निकालना है। बॉय ट्राइज टू, ओके स्टोन जो कि 100 का है एट द एंड ऑफ 2 मीटर लॉन्ग स्ट्रिंग, ओके टेंशन दिया हुआ है, यहाँ पे सीधा हम लगा लेंगे टेंशन क्या होता है एम ओमेगा स्क्वायर आर या फिर एम वी स्क्वायर बाय आर, लेकिन क्योंकि यहाँ पर हमें रिवॉल्यूशन मिनट में दिया है तो हम ओमेगा निकाल सकते हैं आसानी से, क्योंकि 2 पाई बाई टी होता है या 2 पाई एन होता है, यहाँ पे पर मिनट बोला है ना उन्होंने, तो डिवाइड बाई टी हो जाएगा। इसका मतलब 2 पाई डिवाइड बाई 60 तो ये चेंज होकर हो जाएगा, टेंशन है 80 न्यूटन का, तो 80 इज इक्वल्स टू 0.1, क्योंकि 100 ग्राम है तो 0.1 kg मल्टीप्लाई बाई 2 पाई मल्टीप्लाई बाई के मल्टीप्लाई बाई 1/60, 1/60 का ये द होल स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय आर कितना दिया हुआ है यहाँ पे 2 मीटर का, तो आर है 2 मीटर का, ये चेंज होकर हो जाएगा 80 इज इक्वल्स टू 0.1 मल्टीप्लाई बाई 2 1 दा 2 2 3 दा सॉरी 30 दा, ये हो जाएगा पाई स्क्वायर इंटू के स्क्वायर डिवाइड बाई 900। ठीक, 900 अगर हम स्क्वायर निकाल रहे हैं तो, और ये 2 हो जाएगा। अब हम करेंगे ये 80 डिवाइड बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 0.1 इज इक्वल्स टू पाई स्क्वायर इंटू के स्क्वायर डिवाइड बाई 900। अब हमें 900 दिया है तो ये चेंज होकर हो जाएगा 80 मल्टीप्लाई बाई 900 डिवाइड बाई 2 इंटू 0.1 हो जाएगा 0.2 मल्टीप्लाई बाई 22 डिवाइड बाई 7 इंटू 22 डिवाइड बाई 7 इज इक्वल्स टू के का स्क्वायर। और ये अब चेंज होकर हो जाएगा 2 1 दा 2 और 2 4 5 0 0 45,000 डिवाइड बाई, इसे हम उल्टा करके ऊपर मल्टीप्लाई कर सकते हैं, तो यहाँ पे जो के स्क्वायर का वैल्यू मिलेगा हमें हो जाएगा 80 मल्टीप्लाई बाई 4500 मल्टीप्लाई बाई 49 डिवाइड बाई 22 इंटू 22 हो जाएगा 40, ये हो जाएगा 11। ठीक, और वैसे ही ये हो जाएगा फिर 11 और ये हो जाएगा 20, तो 11 इंटू 11 121
और के स्क्वायर इज इक्वल्स टू 20 मल्टीप्लाई बाई 4500 मल्टीप्लाई बाई 49 डिवाइड बाई 121। अगर मैं रूट निकालूंगा सब चीज़ों का तो के हो जाएगा रूट ऑफ 20 इंटू रूट ऑफ 4500 इंटू 7 डिवाइड बाई 11। 20 के लिए अगर हम रूट देखते हैं तो 20 के लिए रूट कितना हो जाएगा, अप्रॉक्सीमेटली 5 5 25, कुछ 4.5 के आसपास। अगर हम फैक्टर्स निकाल लेते हैं तो 20 के लिए क्या हो जाएंगे, 2 5 5 सॉरी 2 10 20, ये हो जाएगा फिर 2 फिर 5 फिर 5 फिर 1, मतलब 2 रूट 5 हो जाएगा ये। तो हम यहाँ पे लिख देते हैं, इसके बदले हो जाएगा 2 रूट 5। और 45 का कितना होने वाला है, 45 इंटू 100 है ना, तो हम इसे ऐसे लिख सकते हैं 45 इंटू 100, 4500 होता है और 100 का है 10 रूट 45। सिर्फ 45 का कितना होगा 3, ओके 9 इंटू 5, 9 5 45, 3 इंटू 3 इंटू 5, 3 3 9 9 5 45, मतलब 3 रूट 5। तो ये हो जाएगा चेंज होके k इज इक्वल्स टू 2 रूट 5 मल्टीप्लाई बाई 10 3 30 रूट 5 मल्टीप्लाई बाई 7 डिवाइड बाई 11। अगर हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करें तो ये चेंज होकर हो जाएगा k के लिए वैल्यू कि k जो है हो जाएगा 30 इंटू 2 60 मल्टीप्लाई बाई रूट 5 इंटू रूट 5 5 मल्टीप्लाई बाई 7 डिवाइड बाई 11। 65 300 और 300 इंटू 7 साध्य 2100 2100 डिवाइड बाई 11 करना है। तो अगर हम डिवाइड बाई 11 करेंगे तो अप्रॉक्सीमेटली कितना आएगा 200 के आसपास, कि 11 डिवाइड बाई 2100 1 11 माइनस, और ये चेंज होकर हो जाएगा फिर कि 10 फिर 0 0 हज़ार आया। उसके बाद फिर हम 0 कर सकते हैं, नहीं 100 करेंगे तो ये उसके बाद हम 9 कर सकते हैं, 19 99 माइनस 1 0, उसके बाद 1, मतलब अप्रॉक्सीमेटली 200 के आसपास इसका वैल्यू आएगा हमारा k के लिए अगर हम रूट निकाल रहे हैं तो, ठीक है। तो k इज इक्वल्स टू रूट ऑफ k इज इक्वल्स टू अप्रॉक्सीमेटली 191 पॉइंट समथिंग आएगा। तो अप्रॉक्सीमेटली अप्रॉक्स वैल्यू जो इस k का है वो 200 के आसपास होगा, ठीक है। तो यहाँ पे जो ऑप्शन ए है वो हो जाएगा 200। तो एक्चुअली ये वाला जो क्वेश्चन है बहुत आसान सा है, बस हमें यहाँ पर लॉजिक इसी चीज़ का लगाना है कि यहाँ पर जो ये पर मिनट दिया है k पाई रिवॉल्यूशंस पर मिनट, k बाई पाई रिवॉल्यूशंस पर मिनट, बस इसको चेंज करके हमें पर सेकेंड में कन्वर्ट करना है, मतलब डिवाइड बाई 60 कर देना है। बस उतना ही इसमें लॉजिक है और कोई ख़ास लॉजिक नहीं है। तो ये लगभग उतना ही आंसर आएगा इसका, ठीक। अब यहाँ पर हम एक आखिरी क्वेश्चन देखेंगे जो कि हमें रिलेशन बताएगा किस चीज़ का, जो मैथमेटिक्स में हमने किया होगा, एरिया ऑफ सेक्टर और डिस्टेंस फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट, जिसको हम नॉर्मल भाषा में डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं। लेकिन सर्कुलर मोशन में उसे कैसे निकालना है वो देखना है। उससे रिलेटेड एक क्वेश्चन है यहाँ पर, वो है कि अ पर्सन मूव्ड फ्रॉम ए टू बी, और क्या बोला है, इन अ सर्कुलर पाथ एज शोन इन फिगर, इफ द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय हिम इज 60 मीटर्स, द मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट वुड बी। इसका मतलब वो ये लाइन का वैल्यू पूछ रहे हैं कि यहाँ से जो यहाँ तक लाइन है, इस लाइन का वैल्यू कितना है, कि हमें ये इन टर्म्स ऑफ थीटा दिया है जो कि 135 है। और जब हम सरकमफरेंस की बात करेंगे तो यहाँ पे रेडियस एक्चुअली दिया नहीं है, बस डिस्टेंस ट्रैवल्ड बोला है 60 मीटर्स का। तो डिस्टेंस ट्रैवल बोला है 60 मीटर, मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक का जो डिस्टेंस है ये 60 मीटर का है, और ये एंगल है यहाँ पर 135 का। तो इससे हमें ये वाला लाइन जो है ये निकालना है। एक्चुअली हम इसे रेडियस निकाल सकते हैं, और रेडियस मिल जाने के बाद हमें ये मिलेगा। रेडियस मिल जाने के बाद हम इसे आइसोसेलेस ट्रायंगल वाले फॉर्म से डिराइव कर पाएंगे, क्योंकि यहाँ पे दोनों तरफ ये रेडियस ही है,
ये भी इसका रेडियस है और ये भी इसका रेडियस है। इसका मतलब आइसोसेलेस ट्रायंगल वाला फॉर्मूला हम यूज़ कर सकते हैं कि जो 2r है उसके हिसाब से, क्योंकि अगर ये 135 है और ये दोनों एंगल सेम है, तो ये दोनों एंगल सेम है, तो ये जो बचा हुआ होगा वो 55 का आधा आधा होगा। इसका मतलब 22.5 डिग्री ये वाला एंगल हो जाएगा और 22.5 डिग्री ये वाला एंगल हो जाएगा। तो हम इसमें अब साइन 135 लगा सकते हैं। तो अगर हम साइन थीटा देखते हैं तो वो क्या होता है, अपोजिट बाय हाइपोटेनस होता है, ठीक है। और यहाँ पर जो हमारा अपोजिट साइड है वही हमारा हाइपोटेनस है एग्जैक्टली। यहाँ पर हम इसे एक और तरीके से कर सकते हैं। देखिए कि जो d है इसके लिए फॉर्मूला होता है 2r साइन थीटा का, ठीक। इसको हम चेंज करके लिखते हैं 2 मल्टीप्लाई बाय, यहाँ पे जो r है ये हमें रेडियस देता है जो हमारे पास है नहीं, हमें बस ये बोला है 60 मीटर्स है, मतलब 60 डिवाइड बाई 135 मल्टीप्लाई बाई 180 डिवाइड बाई पाई, ये हमें डिग्री में से रेडियंस का वैल्यू देगा। और मल्टीप्लाई बाई ये हो जाएगा 1 माइनस कॉस 135 डिग्रीज डिवाइड बाई 2 और इसका रूट, ये इसका फॉर्मूला है। और इस फॉर्मूला से चेंज होकर ये हो जाएगा 2 डिवाइड बाई 180 60 मल्टीप्लाई बाई से 5 से डिवाइड कर सकते हैं, 5 3 ज़ा 15 और 30 बचेगा तो 6 ज़ा 36 हो जाएगा, और 5 2 ज़ा 10 और उसके बाद यहाँ पर बचेगा 35, 5 7 ज़ा तो 36 डिवाइड बाई 27 बचा। हम इसे 3 से कर सकते हैं, ये 9 ज़ा हो सकता है, और अगर हम इसे 3 से करेंगे तो ये 12 ज़ा होगा, और ये 3 और ये 4 हो जाएगा, और ये 3 और ये 20 हो जाएगा। इसका मतलब 80 डिवाइड बाई पाई, ठीक है। और ये हो जाएगा 1 माइनस कॉस 135 कितना होता है, कॉस 135 अप्रॉक्सीमेटली 0.7 के आसपास होता है, ये गिवन वैल्यू है। और अगर ऐसे कुछ वैल्यूज़ आएंगे जेईई मेंस में तो इसका एग्जैक्ट वैल्यू दिया होता है हमें, तो हम ये यूज़ कर सकते हैं डिवाइड बाई 2, और ये हो जाएगा इसका रूट, मतलब जो d है ये हो जाएगा कुछ 160 डिवाइड बाई पाई मल्टीप्लाई बाई रूट ऑफ 0.3 डिवाइड बाई 2। 0.3 डिवाइड बाई 2 का वैल्यू बहुत ही छोटा सा हो सकता है, तो 2 डिवाइड बाई 0.3 अगर हम करते हैं तो 0.1 और ये हो जाएगा 2 माइनस 1 0.15 हो जाएगा। और 0.15 का स्क्वायर रूट कितना हो सकता है, d इज इक्वल्स टू 160 डिवाइड बाई पाई मल्टीप्लाई बाई 160 डिवाइड बाई पाई मल्टीप्लाई बाई रूट ऑफ 0.15। अब 15 का रूट तो होता नहीं है, या 150 का भी रूट नहीं होगा, 16 ये अराउंड 4 के आसपास होगा। और अगर ये अराउंड 4 के आसपास होगा तो ये चेंज होकर हो जाएगा इस हिसाब से कि ये तो है d इज इक्वल्स टू 160 डिवाइड बाई पाई, और ये हो जाएगा मल्टीप्लाई बाई अराउंड 4, मतलब 0.04 नहीं 0.4, तो 0.4 के अराउंड होगा, एग्जैक्टली नहीं होगा। तो d इज इक्वल्स टू 16 2 ज़ा 32 और 16 4 ज़ा 64, तो ये आंसर चेंज होकर हो जाएगा इसका 0.4 करेंगे तो सिर्फ 64 आएगा, 64 डिवाइड बाई पाई, और d इज इक्वल्स टू 64 डिवाइड बाई 22 डिवाइड बाई 7, और d इज इक्वल्स टू 64 मल्टीप्लाई बाई 7 डिवाइड बाई 22, मतलब ये 11 और ये 32, मतलब d इज इक्वल्स टू 32 मल्टीप्लाई बाई 7 डिवाइड बाई 11। यहाँ पर ये वैल्यूज़ हमें मिल रही हैं। अब अगर हम इसे डिवाइड करते हैं 32 को, तो 11 डिवाइड बाई 32 कि ये हो जाएगा 2 ज़ा, ये अप्रॉक्सीमेटली 3 के आसपास ही होगा, 33 होता तो, और 7 3 ज़ा 21 के आसपास होगा, तो 21 मीटर्स। तो क्योंकि हम यहाँ पर अप्रॉक्सीमेट वैल्यू ले रहे हैं तो यहाँ पर जो 19 मीटर्स वाला वैल्यू है वो एग्जैक्टली सेम आएगा, क्योंकि यहाँ पे हमने 0.4 एग्जैक्टली ले लिया है जो कि 0.4 से कम होगा, और यहाँ पर भी ये एग्जैक्टली हम ले रहे हैं 3, इस वजह से 21 आ रहा है। इसका वैल्यू 19 के अराउंड आएगा अगर हम एग्जैक्ट वैल्यूज़ को कंसीडर करें तो यहाँ पे मेन इंपॉर्टेंट चीज़ है कि हमें इसे याद रखना है। ये जो फॉर्मूला है इसका डिस्प्लेसमेंट ढूंढने के लिए, मैं बता देता हूँ ठीक तरीके से एक बार फॉर्मूला लिखकर कि ये फॉर्मूला याद कैसे रखना है।
ये फॉर्मूला चेंज होकर ऐसा होता है, एक तो हम जैसे पहले डिस्कस कर रहे थे कि आइसोसेलेस ट्रायंगल वाला फॉर्म यूज़ करके कर सकते हैं, लेकिन वो थोड़ा लंबा हो जाएगा, आंसर इसका आ जाएगा लेकिन उतना टाइम होता नहीं है एग्जाम में। तो इस वजह से यहाँ पे ये फॉर्मूला रखिए डिस्प्लेसमेंट के लिए, या फिर अगर हम ये लाइन के लिए फॉर्मूला ढूंढ रहे हैं तो कि d इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 2 मल्टीप्लाई बाई जितना सरकमफरेंस कवर किया है, मतलब जितना लेंथ ऑफ आर्क है वो, तो लेंथ ऑफ आर्क डिवाइड बाय थीटा जो एंगल दिया है वो, ठीक, मल्टीप्लाई बाय 1 माइनस कॉस थीटा डिवाइड बाय 2 और इसका रूट, ठीक, तो आपको आंसर आ जाएगा। बस इतना ही याद रखना है। यह हमने इसका रूट क्यों लिया हुआ है, क्योंकि यहाँ पे साइन थीटा डिवाइड बाई 2 इसका वैल्यू है, तो हम साइन थीटा को चेंज कर रहे हैं 1 माइनस कॉस थीटा में डिवाइड बाई 2, और इसीलिए उसका रूट आया है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1 वाले फॉर्मूले से, कि 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा वाला जो चीज़ है वो, इस वजह से यहाँ पर वो रूट आ जाएगा। तो इस फॉर्मूले को ध्यान रखें, इससे रिलेटेड और भी कुछ क्वेश्चन आ सकते हैं। अगर किसी भी क्वेश्चन में कोई दिक्कत हो तो कमेंट ज़रूर करें, अगर कोई नया क्वेश्चन मिले तो वो भी आप कमेंट कर सकते हैं, हम उस पर भी एक वीडियो बना सकते हैं, ठीक है, वो भी हम एक्सप्लेन कर देंगे। अभी यहाँ पर हमारा मोशन इन अ प्लेन या फिर जो काइनेमेटिक्स का पार्ट था वो ख़त्म होता है। पार्ट 1 में हमने क्या देखा था कि जो मोशन इन अ 1 डायमेंशन था वो, और मोशन इन अ 2 डायमेंशन, अब ये दोनों चीज़ ख़त्म हो गई है। अब हम इसका एप्लीकेशन देखेंगे जो कि न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन और वर्क, पावर एंड एनर्जी में आएगा। तो मिलते हैं नई वीडियो के साथ, नए टॉपिक के साथ, तब तक पढ़ते रहें और कोई दिक्कत हो तो कमेंट करें। थैंक यू।